हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। बेसिकली हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड फंक्शन पढ़ना है। स्ट्रक्चर में वही आपका ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल, एंड देन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो आज का हमारा मेनली ये टॉपिक होने वाला है। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लेक्चर्स देख सकते हैं जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है, सो बेसिकली योर ईयर इज डिवाइडेड इनटू द 3 पोर्शंस, द एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें इंक्लूड होता है योर पिन्ना, the auditory canal, and the tympanic membrane. Middle ear includes auditory ossicles, which is the malleus, incus, and stapes, the middle ear cavity, and the eustachian tube. And internal ear includes your cochlea and semicircular canal. ठीक है, सो एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले है आपका पिन्ना। पिन्ना ये जो बाहर की तरफ एक इलास्टिक प्रोजेक्शन, जिसमें लड़कियां ऑब्वियसली इयररिंग्स वगैरह पहनती हैं, वो वाला पार्ट जो है आपका, उसको बोलते हैं हम पिन्ना। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इट इज कवर्ड विद द स्किन। ठीक है, इट हेल्प्स कलेक्टिंग द साउंड वेव्स। फिर आता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या फिर ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, इट इज अ ट्यूबुलर पासेज। ठीक है, इट इज अ ट्यूबुलर पासेज। ठीक है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज एट द एक्सटीरियर पार्ट, एंड इन द इंटीरियर पार्ट इट इज सपोर्टेड बाय द बोन। ओके, आपका जो ऑडिटरी कैनाल है इट इज टोटली लाइन विद द फाइन हेयर्स। ठीक है, एंड वैक्स ग्लैंड्स। तो हेयर्स एंड ग्लैंड्स दोनों मिलके क्या करते हैं कि आपके ईयर में कोई फॉरेन पार्टिकल न चला जाए, तो उस चीज फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फॉरेन बॉडीज इनटू योर ईयर। फिर आता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज वेरी थिन सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ओवल स्ट्रक्चर का होते हैं, एंड उस ओवल स्ट्रक्चर में बीच में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम युम्बो या फिर अम्बो, जो भी आपको सही लगे आप बोल लो। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है? आपके पिन्ना से सारी साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं। कलेक्ट होके जो ऑडिटरी मेटस क्या करती है, उन सभी साउंड वेव्स को अंदर एंटर कराने में हेल्प करती है। फिर वो अंदर एंटर करके आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक रीच करते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे रीच होने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी वजह से आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, आप फंक्शंस देख लेते हैं एक्सटर्नल ईयर का। इट डायरेक्ट साउंड वेव टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये वाला काम कौन करता है? आपका ऑडिटरी मीटस। ठीक है, द साउंड वेव्स प्रोड्यूस प्रेशर चेंजेस ओवर द सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड देन उसके बाद में एक फंक्शन आपके ये वैक्स ग्लैंड्स भी कर रहे हैं। वो वैक्स सिक्रेट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, आपके फॉरेन बॉडीज को ईयर में एंटर करने से रोकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका मिडल ईयर। ठीक है, बेसिकली मिडल ईयर में तो आपका जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होता है। तो ईयर ऑसिकल्स में आपकी 3 तरह के बोन्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, तो दिस इज योर मेलियस, दिस इज योर इनकस एंड दिस इज योर स्टेप्स। ठीक है, सो मेलियस जो होता है इट इज हैमर शेप, the incus is the anvil shaped, and the stape is stirrup shaped. ठीक है, मेलियस इज अटैच्ड विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जहां पर खत्म होता है वहां से तुरंत जुड़ के ही मेलियस स्टार्ट हो जाता है। ये था आपका ऑडिटरी मीटस। ठीक है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही थी, फिर यहाँ पे था आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे साउंड वेव्स टकराई, फिर इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ के है आपका मेलियस। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एकदम जुड़ा हुआ है मेलियस, फिर मेलियस से जुड़ा हुआ है आपका इनकस, फिर इनकस से बिल्कुल जुड़ा हुआ है स्टेप्स। तो ये तीनों बोन्स है ना,
आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, आपका जो स्टेप्स है वो फर्दर जुड़ा हुआ होता है आपके ओवल विंडो से। ठीक है, तो क्या हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मेलियस, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेप्स, फिर स्टेप्स जाके जुड़ जाता है ओवल विंडो से। ठीक है, इन तीनों बोन्स में, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स में, मेलियस सबसे बड़ी बोन है। ठीक है, एंड स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, अब ईयर ऑसिकल्स में तो स्मॉलेस्ट बोन है ही, साथ ही साथ आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में भी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेप्स। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ कॉमन क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट बोन ईयर ऑसिकल्स में भी स्टेप्स है, आपकी पूरी बॉडी में भी स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, now the middle ear is connected with inner ear with two openings, ठीक है, which is your oval window and round window. These openings are the fenestra ovalis, तो जो oval window है उसको बोलते हैं हम fenestra ovalis, and the fenestra rotunda which is your round window. द फेनेस्ट्रा, इन दोनों विंडो का भाई एक ही काम है, ये क्या करते हैं, आपके जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज करता है। ठीक है, द फेनेस्ट्रा ओवैलिस इज कवर्ड बाय फुट प्लेट ऑफ द स्टेप्स, है ना, तो जो ओवल विंडो है आपके स्टेप से कनेक्टेड होता है, एंड द फेनेस्ट्रा रोटुंडा इज एनक्लोज्ड बाय द फ्लेक्सिबल सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, द लेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलाइजिंग द प्रेशर। ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ द मिडल ईयर, फंक्शन क्या होगा इनका, फंक्शन यही है कि आपका यहाँ से साउंड वेव्स आई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे लगी, तो यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, फिर वो वाइब्रेशंस आगे जाते हैं इन बोन्स में, मेलियस में जाते हैं, इनकस में जाते हैं, स्टेप्स में जाते हैं, फिर ये अगर ये उन वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इट ट्रांसमिट साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल टू द इंटरनल, ऑब्वियसली ट्रांसमिट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स इज इंक्रीज्ड अबाउट बाय 20 टाइम्स। ओके, इट मे बी आपकी जो साउंड वेव्स है ना उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, ये नहीं सोचना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ना, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं इंक्रीज होती है, हमेशा क्या, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। From the tympanic cavity, extra sound is carried to the pharynx through the eustachian tube. ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा साउंड होती है वो यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू बाहर चली जाती है आपकी ईयर से। ठीक है, एंड देन कम्स इन योर इंटरनल ईयर, तो इंटरनल ईयर जो है ये आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले है आपका बोनी लेबायरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते मैंने, तो बोनी लेबायरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। जो आपका बोनी लेबायरिंथ है ना, ये पूरा इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है आपका मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। अब मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो आपका बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये है आपका हियरिंग के लिए है कॉक्लिया, and vestibular apparatus is for बैलेंसिंग। ठीक है, अब वेस्टिबुलर apparatus भी आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ ऑर्गन। अब मैंने आपको बैलेंसिंग जो है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। डायनामिक क्या है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं मूवमेंट, मोशन से रिलेटेड है। तो जब आप मूव कर रहे होगे, मोशन में होगे, उस टाइम पे जो बैलेंस कर रहे होगे तो उसमें आपकी हेल्प करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एंड स्टैटिक बैलेंस, जब आप नॉर्मली खड़े हो उस टाइम पे जो बैलेंस में हेल्प करता है वो होते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन भी दो हैं आपके, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ठीक है, तो ये हो गया, अब डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये यूट्रिकल है। ठीक है, ये दिस इज योर यूट्रिकल। यूट्रिकल से ये आपका कनेक्टेड है सैक्यूल। यूट्रिकल से आपके निकल रहे हैं तीन सेमी सर्कुलर कैनाल, ये एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है एंड एक लेटरल होता है। फिर उसके बाद में सेमी, ये हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, दिस इज यूट्रिकल, दिस इज सैक्यूल। सैक्यूल से फिर आगे चल के ये जो स्नेल की
शेल जैसा एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम कॉक्लिया। ठीक है, दिस इज एंडोलिम्फेटिक सैक, और यहाँ से आपके निकल रहे हैं वेस्टिबुलर नर्व एंड ऑडिटरी नर्व। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल ईयर। चलो अब एक एक चीज के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। सेमी सर्कुलर डक्ट या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, वन इज योर एंटीरियर, अनदर इज पोस्टीरियर एंड द थर्ड इज लेटरल। ठीक है, ये कहाँ से निकल रहे हैं? यूट्रिकल से निकलते हैं। ठीक है, सो ये इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये यूट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल रहे हैं डक्ट्स, एक ये और एक ये। ठीक है, each semicircular duct is enlarged at one end to give rise to a small rounded ampulla, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, तो ये जो तीनों ही सेमी सर्कुलर कैनाल है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में जहां से ये निकल रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको ये ऐसा एक एनलार्ज राउंड पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, स्वॉलन पार्ट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम एम्पुला। एम्पुला के अंदर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टा। ठीक है, क्रिस्टा। अब इस क्रिस्टा में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सेंसरी सेल्स, एक होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, जो सेंसरी सेल्स होते हैं उस पे स्टीरियोसीलियास प्रेजेंट होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। द सेंसरी सेल बेयर लॉन्ग सेंसरी हेयर्स एट देयर फ्री एंड्स एंड नर्व फाइबर्स एट द अदर एंड। ठीक है, तो ऐसा होगा, मान लो कि आपका ये सेंसरी सेल है। ठीक है, ऐसे मान लो ये सेल बॉडी है उसकी। ठीक है, और यहाँ से ये इसका एक्सॉन वाला पार्ट निकल रहा होगा, और इसके ऊपर जो होते हैं यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोल देते हैं हम, इनको स्टीरियोसीलिया कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे और दूसरी तरफ निकल रहे होंगे नर्व फाइबर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ओवरऑल, अभी ये आप ध्यान से अभी समझ लो, जब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग होगी ना, तो आपको बताऊंगी कि ये एक्सॉन्स क्या बना रहे होंगे, इनका क्या, जो स्टीरियोसीलिया है इनका क्या काम है। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप ये जान लो कि ये क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं ना। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, यहाँ पे डायनामिक बैलेंसिंग, मैंने सिर्फ बैलेंसिंग लिख दिया, बट आप डायनामिक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इट हेल्प्स इन द डायनामिक बैलेंसिंग। ठीक है, फिर आते हैं यूट्रिकल। तो यूट्रिकल क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल से ही जुड़ा हुआ एक पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज योर यूट्रिकल। ठीक है, द सैक्यूल इज वेंट्रली सिचुएटेड स्ट्रक्चर विच इज जॉइंट, है ना। तो ये यूट्रिकल है, यूट्रिकल के एक तरफ से निकल रहा है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और इसके दूसरी तरफ क्या है, सैक्यूल, ये वाला पार्ट जो है ना आपका सैक्यूल, यहाँ सैक्यूल, यहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल, इन दोनों के बीच में है यूट्रिकल। ठीक है, और सैक्यूल से यूट्रिकल को जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हम यूट्रिको सैक्यूलर डक्ट। ठीक है, फ्रॉम दिस ट्यूब along from this duct a long tube the ductus endolymphaticus arises। तो यहाँ ये यूट्रिकल है, ये सैक्यूल है, और इनको ये ज्वाइन कर रहे हैं यूट्रिको सैक्यूलर डक्ट, और इन दोनों डक्ट के बीच में से, जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, इस डक्ट के बीच में से निकल रहा है आपका एंडोलिम्फेटिक सैक। ठीक है, अब बोथ यूट्रिकल एंड सैक्यूल कंटेन सेंसरी पैचेस, दोनों में ही एक सेंसरी पैचेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्यूले। ठीक है, मैक्यूले में भी वही होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो सेंसरी सेल्स होंगे वो दो चीज में होंगे, एक एंड पे उसके हेयर्स होंगे, दूसरे एंड से नर्व फाइबर्स निकल रहे होंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं आपके स्टैटिक बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका जो मेन पार्ट है विच इज योर कॉक्लिया। ठीक है, तो कॉक्लिया ही आपका हियरिंग में हेल्प करता है, ये दोनों तो बैलेंसिंग में हेल्प कर रहे थे, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड यूट्रिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉक्लिया ये क्या हियरिंग में हेल्प कर रहे हैं आपके। ठीक है, सो कॉक्लिया इट इज द मेन हियरिंग ऑर्गन विच इज कनेक्टेड विथ सैक्यूल बाय अ शॉर्ट डक्टस रीयूनियंस। ठीक है, तो इन सैक्यूल और यूट्रिकल को तो ज्वाइन कर रहे थे आपके यूट्रिको सैक्यूलर डक्ट,
फिर सैक्यूल से ये यहाँ से निकल रहा होगा आपके, ऐसे कॉक्लिया निकल रहा होगा, ठीक है। तो सैक्यूल से कॉक्लिया को जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हम डक्टस रीयूनियंस लीडिंग फ्रॉम द सैक्यूल। इट इज स्पाइरली कॉइल्ड दैट रिजेंबल्स स्नेल शेल, है ना। ये आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इधर पे आपका सैक्यूल होगा, इस सैक्यूल से यहाँ आगे निकला, फिर ये ऐसे स्नेल की तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, यही आपका है कॉक्लिया वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम कॉक्लिया को यहाँ से काट दें तो आपका कॉक्लिया कुछ ऐसा दिखेगा। सो बेसिकली इसमें 3 चैम्बर होते हैं। एक जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्कैला वेस्टिबुलाई, जो बीच में होता है उसको बोलते हैं स्कैला मीडिया, एंड जो नीचे होता है उसको बोलते हैं स्कैला टिम्पनाई, ठीक है। तो जो स्कैला वेस्टिबुलाई है एंड स्कैला टिम्पनाई है उसमें भरे हुए थे कुछ फ्लूइड जिसको बोलते हैं हम पेरिलिम्फ, ठीक है। एंड जो स्कैला मीडिया होता है उसमें होता है बेटा आपका एंडोलिम्फ, ठीक है। अब ये जो आपका स्कैला मीडिया है यहाँ पर ही आपके जो मेनली आपको पढ़ना है, यहाँ पे आप कुछ ऐसा देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे ना जो हियरिंग के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। तो ये जो स्कैला मीडिया है इसके बेस पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम बेसिलार मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन यहाँ ऊपर होती है जिसको बोलते हैं हम रेसिनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये रेसिनर्स मेम्ब्रेन है, एंड यहाँ पे नीचे एक है बेसिलार मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो स्कैला मीडिया वाला पार्ट है ना इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। So the scala media is the most important canal out of all these three, ठीक है। इन तीनों कैनाल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका स्कैला मीडिया है, ठीक है। इट बेयर्स एन अपर मेम्ब्रेन, एक ऊपर मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलते हैं हम रेजिनर्स मेम्ब्रेन, एक नीचे होगी मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम बेसिलार मेम्ब्रेन। बेसिलार मेम्ब्रेन पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जिसको हम बोलते हैं हेयरिंग अपरेटस, है ना। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है यही बेसिकली आपका हेयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कंसिस्ट ऑफ, इस पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। कौन कौन से सेल्स हैं, आउटर हेयर सेल्स, इनर हेयर सेल्स, इनर पिलर सेल्स, आउटर पिलर सेल्स, टनल ऑफ कॉर्टाई, फैलेंजियल सेल्स, या फिर सेल्स ऑफ डेटर्स एंड सेल्स ऑफ हैंसन एंड सेल्स ऑफ क्लॉडियस। बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, ये सभी सेल्स आपस में मिलकर ही क्या बनाते हैं आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बनाते हैं, ठीक है। द the sensory hairs project from the outer ends of the hair cell into the scala media, ठीक है। तो जो आपके सेंसरी हेयर सेल्स हैं उनसे कुछ हेयर्स प्रोजेक्ट हो रहे होंगे ना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं आपके जो स्कैला मीडिया वाला पार्ट है ना वहां तक पहुंचते हैं। वाइल फ्रॉम द इनर एंड ऑफ द सेल्स द नर्व फाइबर्स अराइज, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना वो सेल्स होते हैं उसके एक पार्ट से हेयर्स निकल रहे होते हैं, दूसरे पार्ट से नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो यूनाइट करके बना देते हैं आपका कॉक्लियर नर्व, ठीक है, कॉक्लियर नर्व। द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये जो भी जितने भी आपके सेल्स हैं ना, सपोज यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपके जितने भी मैंने सेल्स बताए, हेयर सेल्स, सेंसरी सेल्स, है ना, ये सारे सेल्स, और इन सभी सेल्स के ऊपर एक ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये पूरा पार्ट आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है वरना मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ओवरहैंग्स द सेंसरी हेयर इन द स्कैला मीडिया, इट्स प्रॉपर्टीज आर टू डिटरमाइन द पैटर्न्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव्स। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ही बेसिकली जो है जो यहाँ पे ये जो स्टीरियोसीलियाज हैं, ठीक है, जब ये मूव करते हैं तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर यही आपका मेनली जो है हेयरिंग वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ जो है मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग में ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। चलो, तो अब मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। सो बेसिकली होता क्या है, साउंड वेव्स आई, ठीक है,
उन सभी साउंड वेव्स को आपके पिन्ना ने कलेक्ट किया, फिर वो आपके ऑडिटरी कैनाल तक ट्रैवल कर गए। फिर क्या होगा, जैसे ही वो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे, यहाँ पे प्रेशर अनइक्वल होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगी। फिर वो वाइब्रेशंस कहाँ तक पहुंच जाएंगी, मेलियस में, फिर मेलियस से इनकस में, इनकस से स्टेप्स में। साउंड वेव्स ट्रांसमिट तो हो ही रही है, साथ के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर कहाँ पे पहुंच जाएंगी, ये पहुंच जाएंगे आपकी ओवल विंडो तक, यहाँ पे प्रेजेंट है ओवल विंडो, ठीक है। और ओवल विंडो के बाद में फिर आपके ट्रैवल कर जाएंगी, ये आप इंटरनल ईयर वाला पार्ट शुरू हो जाएगा ना, यहाँ से कॉक्लिया वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्कैला वेस्टिबुलाई तक पहुंच जाएगा। तो स्कैला वेस्टिबुलाई में प्रेजेंट है आपके पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ में क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रिजनर्स मेम्ब्रेन थी, जो स्कैला मीडिया के ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट थी ना, तो क्या होगा कि आपके जो रिजनर्स मेम्ब्रेन है उसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होने लग जाएगी, ठीक है। फिर उससे क्या होगा कि आपके एंडोलिम्फ में प्रेशर चेंज होएगा। फिर क्या होगा, एंडोलिम्फ में प्रेशर चेंज की वजह से जो बेसिलर मेम्ब्रेन स्केला मीडिया की बेस पे प्रेजेंट थे, उनमें मूवमेंट होगी, ठीक है। फिर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट थे, है ना, यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ठीक है। ये बेसिलर मेम्ब्रेन थी, ये थी आपकी रिजनर्स मेम्ब्रेन, यहाँ पे इसके भी ऊपर प्रेजेंट थी, ठीक है। और सपोज करो ये वाला पार्ट आपका स्केला मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ जब पेरिलिम्फ में पहले पहुंचे वाइब्रेशंस, प्रेशर चेंज हुआ, तो रेजोनेंस मेम्ब्रेन अप एंड डाउन हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एंडोलिम्फ में होगा, फिर उसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन पे फर्क पड़ेगा, इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होगी। इसकी वजह से क्या होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, इस पे बहुत सारे जो हेयर सेल्स वगैरह हैं, उनमें वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगी। फिर क्या होगा, इनमें स्टीरियोसीलियस प्रेजेंट थे ऊपर, अब स्टीरियोसीलियस मूव करेंगी। अब इनकी बेंडिंग की वजह से क्या होगा, ये जो ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ना, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूव करेगी। फिर क्या होगा, इसके मूवमेंट की वजह से हो जाएगा आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपकी जो कॉक्लियर डिवीजन है ना, आपकी जो एर्थ क्रेनियल नर्व है ना, उसकी कॉक्लियर डिवीजन है, उसमें एक्साइटमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्साइटमेंट मतलब डीपोलराइजेशन हो जाएगा। फिर वो डीपोलराइजेशन पहुंच जाएगा आपके मेड्यूला में। मेड्यूला में होता है आपके वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई होते हैं। वहां से फिर आपका जाएगा मिड ब्रेन के इंफीरियर कॉलिक्यूलाई में। मैंने दो बताया था, इंफीरियर सुपीरियर, तो जो इंफीरियर वाला है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वहां से थैलेमस में जाएगा, थैलेमस से आपकी जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम, वहां उधर तक सारा इम्पल्स पहुंच जाएगा। फिर वहां पे इंटरप्रिटेशन होगा एंड देन यू आर एबल टू हियर, ठीक है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ hearing, structure of ear. So if you like my video, then do subscribe my channel, hit the bell icon for the latest update. See you in the next lecture. Bye bye.